हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः जो है बीआरएस पॉलिटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज चलते हैं, देखते हैं डीसी सर्किट में डीसी सर्किट में पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पिछले वीडियो में क्या पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस को कितने जो है तरीके से जोड़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन था और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में जो है एक नोट ध्यान देने वाली जो है पॉइंट ये है बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वह जो है इंडिविजुअल अलग अलग रेजिस्टेंस के मान से अधिक होता है। क्या होता है? प्रत्येक रेजिस्टेंस के अलग अलग मान से अधिक होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो यहाँ पर R का मान जो है अधिक होगा, तो यहाँ लिखेंगे इन सीरीज क्या कॉम्बिनेशन। अब आइए दूसरा पॉइंट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान इसमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होता है। क्या होता है? इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका मान इसमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होता है। तो दो जो है पॉइंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान उसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के अलग अलग मानों से अधिक होता है, और इसमें जो है जस्ट उसके उल्टा कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान इसमें सबसे कम जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन terms of E, V and R। E, V और R के पदों में, किसके पदों में? E, V और R के पदों में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर एक बैटरी बनाएंगे और बैटरी बना करके यहाँ पर इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R लगाए हैं यह लोड रेजिस्टेंस, इसे लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं और एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। अब देखिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस किसके टर्म में ज्ञात करना है? ई, वी और आर के टर्म में। तो इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज भी जो होगा इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अर्थात इन दोनों सिरों के बीच जितना जो है पोटेंशियल होगा उसी के बराबर जो है
बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं V बराबर IR से, इसको जो है V बराबर IR से, तो यहाँ से I बराबर कितना निकाल सकते हैं, I बराबर V/R। इसको समीकरण 1 बनाएंगे। और अभी इसका जो है टर्मिनल वोल्टेज इन दो रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच जो है पोटेंशियल के बराबर होता है, विभव के। तो यहाँ से V बराबर आपका होगा E-IR होगा। इसको हम इक्वेशन 2 भी बना सकते हैं। यहाँ से E बराबर कितना लिख सकते हैं, E बराबर हम लिख सकते हैं, E बराबर कितना लिख सकते हैं, V+IR लिख सकते हैं, ठीक। और V बराबर IR, V बराबर IR यहाँ पर जो है मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए यह जो है E-r होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर, यहाँ से V बराबर IR से V का मान रखते हैं। तो E बराबर IR प्लस I r। फिर आगे चलते हैं तो E बराबर I यहाँ पर हो जाएगा R प्लस r, ये होगा। अब इस I बराबर फिर V/R, समीकरण इसको जो है हम 4 भी बना सकते हैं। अब देखिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से I का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर कितना होगा, V/R, और ये कितना है R प्लस R। तो हम इसको यहाँ पर E/V भी लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा R प्लस R/R, डिवाइड कर देंगे तो E/V बराबर 1 प्लस R/R। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है E/V-1 लिख सकते हैं बराबर R/R। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, R बराबर कैपिटल R इंटू E/V-1 हुआ। कितना हुआ, r बराबर कैपिटल R इंटू E/V-1। तो कितना हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना का मान फाइंड किए, तो इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट। क्या है, हीटिंग इफेक्ट एंड डिसिपेटेड पावर, पावर। तो अब आइए देखते हैं कि जब किसी वैद्युत सर्किट में, तो मानते हैं यहाँ पर वह जो है वैद्युत सर्किट यही है, ठीक। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ नहीं शो करेंगे, यहाँ पर एक जो है लोड रेजिस्टेंस जो है शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें I धारा, यहाँ से कितना I धारा T समय के लिए प्रवाहित होती है, तो उस सर्किट में कितना हीट क्रिएट होगा। तो उस सर्किट में हीट उतना ही क्रिएट होता है कि आवेश को प्रवाहित होने में जितना कार्य करना पड़ता है, क्या है, आवेश को प्रवाहित होने में, इस सर्किट में आवेश को प्रवाहित होने में जितना वर्क करना पड़ता है उतना ही जो है हीट क्रिएट होती है।
तो यहाँ से हीट, यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा, उसको H से डिनोट करते हैं, ठीक, हीटिंग इफेक्ट। तो H बराबर होगा आपका किया गया कार्य, वर्क डन, ठीक, वर्क डन अर्थात आवेश को प्रवाहित होने में किया गया कार्य, बराबर ये कितना होता है, भी क्यू होगा। भी क्यू कहाँ से, क्योंकि V बराबर W बाई क्यू से, W बराबर V इंटू क्यू। तो फिर यहाँ पर V का मान रखेंगे, तो V बराबर I इंटू आर, और Q बराबर I इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT, ये जूल, क्योंकि किया गया कार्य होता है, जूल हुआ। अब इसी अन्य टर्म में भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर जो है चूँकि V बराबर IR होता है, तो यहाँ से I बराबर V बाई आर लिखेंगे, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई RT जूल होगा। इतना हीटिंग इफेक्ट होगा कब, जब किसी सर्किट में R प्रतिरोध, R रेजिस्टेंस का, R मान का कोई रेजिस्टेंस लगा हो, उसमें I करंट प्रवाहित हो रही हो, कितने समय के लिए, T समय के लिए, तो इतना जो है हीट क्रिएट होता है। और इस अन्य टर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर होता है आपका 4.2 कैलोरी। तो वहाँ से हमें इसे H बराबर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर RT बटे में 4.2 बराबर V स्क्वायर T बटे में 4.2 क्या, कैलोरी। इतना हम लिख सकते हैं, ठीक। अब हीट डिसिपेटेड है, दोनों है, एंड हीट डिसिपेटेड। अब इसको देखते हैं, तो हीट डिसिपेटेड अर्थात कितना जो है पावर डिसिपेट हो रहा है, तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ देखिए, किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक जो है पावर के बारे में हमें पढ़ना है। तो P बराबर क्या होगा, W बाई T, और अभी W अर्थात किया गया कार्य, तो कितना हम लोग फाइंड किए थे, V इंटू क्यू, और V बराबर I इंटू टी, और बाई टी, इसे T से कटाएंगे, तो P बराबर कितना होगा, I स्क्वायर R होगा। इसे अन्य टर्म में भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं, या V I भी लिख सकते हैं। किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर कितना डिसिपेटेड होता है, यह उसका फार्मूला है। तो P बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बाई R बराबर VI। अब देखिए, व्यवहारिक रूप में वैद्युत शक्ति जो होगा उसका जो है मात्रक किलोवाट घंटा होता है। कितना होता है, किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट के भी टर्म में पढ़ते हैं। किसके, यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट में कि तो कितना बताए थे, वो मात्रक किलोवाट घंटा। अब देखिए यहाँ पर जो है वाट छूटा है, नोट करेंगे, ठीक। अब आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर निकालेंगे 1 यूनिट बराबर V इंटू I इंटू टी बाई 1000। यह जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैद्युत परिपथ में कितना जो है बिजली खर्च किए हैं, यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, वोल्ट एम्पियर घंटा, क्या
वोल्ट एम्पियर घंटा बटा में 1000। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो आइए देखते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई मेटल होगा अर्थात कंडक्टर, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो मानते हैं कि यदि माने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस RT है, तो एक रिलेशन होता है प्रतिरोध RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। क्या होता है? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। इसको जो है इक्वेशन हम फर्स्ट बनाएंगे, जहाँ देखिए, जहाँ अल्फ़ा, यह क्या है? यह अल्फ़ा जो है प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो अल्फ़ा बराबर हम इसको लिख सकते हैं RT माइनस R0 बटे में R0 इंटू टी। यह क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर और ये 0 डिग्री पर है, और ये अर्थात इसको हम प्रारंभिक प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि यदि मानते हैं कि क्या मानते हैं कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T1 पर उसका जो है R1 रेजिस्टेंस है और T2 पर R2 रेजिस्टेंस है, तब जो है यह जो है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ पर निकालते हैं R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। कितना? अल्फ़ा डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि T2 और माइनस T1 अर्थात T2 से यह अधिक प्रतिरोध है और यह कम प्रतिरोध है। मानते हैं अगर T2, यहाँ पर मानते हैं कि T2 ग्रेटर दैन T1, तब तो यह जो है फार्मूला हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट ये है, नोटेड पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ध्यान देंगे कि जब किसी मेटल का अर्थात कंडक्टर का जब प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसे बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। अर्थात ये कहेंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये पहला पॉइंट, ठीक, कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा इन केस ऑफ कंडक्टर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी मान बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान घटता है। क्यों? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक और कुचालक के टर्म में, तो R का मान जो है घटेगा। ठीक, तो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ऐसा क्यों होता है? यह जो है टेम्परेचर के कारण ही होता है, जो कि अभी हम पढ़े हैं।
क्योंकि कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रतिरोध ताप गुणांक उसका बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जो है उसका जस्ट उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटने लगता है, इसलिए प्रतिरोध ताप गुणांक घट जाता है। तो आज जो है यहीं तक पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।